हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आप सब जानते हैं कि आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है और दोस्तों आपके एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चनों को आधारित दोस्तों एमटीएस में जो सवाल आपसे पूछे गए हैं उनका दोस्तों हम सटीक एनालिसिस कर रहे हैं इस क्लास के अंदर है। दोस्तों अगर आपका भविष्य में एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम अभी बाकी है तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। 100% सारे सवाल आपकी परीक्षाओं में हूबहू यहीं से पूछे जा रहे हैं और आज की क्लास में बहुत ही बड़ा उपहार लेकर आया हूं आप सभी के लिए। 5 से 10 मिनट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या उपहार लेकर आया हूं आप सभी के लिए। क्लास को अंत तक देखिएगा, सारे सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं और आपके एसएससी सीएचएसएल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल। हमसे सवाल पूछा गया था कि संगीत के क्षेत्र में 2022 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ। एसएससी एमटीएस के सवाल हैं सारे के सारे। आशा पारेख को मिला है, सोनू निगम को मिला है, कुमार सानू को मिला है, लता मंगेशकर को मिला है। दोस्तों आपको बता दें संगीत के क्षेत्र में 2022 के अंदर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था, ये आशा पारेख को दिया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, देविका रानी, इनका नाम आप लिख लें, देविका रानी। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें लता मंगेशकर, इनको क्या कहा जाता है, इनको दोस्तों स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं और इनको वर्ष 2001 में, कब, वर्ष 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लता मंगेशकर जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है, फ्रांस का, किसका, फ्रांस का। और दोस्तों कौन सा सर्वोच्च सम्मान है, लीजन द ऑनर अवार्ड। और एक सवाल आपसे और पूछा जा सकता है यहीं से कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और दोस्तों दूसरा किसको मिला है, आशा भोसले को मिला है। ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। और लता मंगेशकर चौक, इसका दोस्तों उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, अयोध्या के अंदर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि स्थानांतरित खेती को झूम खेती कहाँ कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दें, आपसे सवाल ऐसा भी पूछा सकता है कि झूम खेती को और क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना इसको स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। और दोस्तों झूम खेती को स्थानांतरित खेती कहाँ पर कहते हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिणी भारत, प्रायद्वीपीय भारत। तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत में। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों की भाषा कौन सी थी। संस्कृत भाषा थी, पाली भाषा थी, अभट्ट भाषा थी, मगही भाषा थी। आपके एमटीएस में सारे के सवाल पूछे गए सवाल हैं, आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों की भाषा कौन सी थी, तो आपको नोट कर लेना है, ये पाली भाषा थी। अब दोस्तों बौद्ध धर्म की बात आई है तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बौद्ध धर्म से बताता हूँ। जैसे कि महात्मा बुद्ध, इनके बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ। और दोस्तों आपको याद होगा महात्मा बुद्ध, इन्होंने दोस्तों अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती। कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और महात्मा बुद्ध ने पहला अपना उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में, सारनाथ। और महात्मा बुद्ध का दोस्तों जो पहला उपदेश था, ये देने की घटना क्या कहलाती थी, अभिधम्म चक्र। ये बात भी आपको नोट करनी है। महात्मा बुद्ध, इनके गृह त्याग की घटना क्या कहलाई थी दोस्तों, महाविनिष्क्रमण। और दोस्तों इनकी जो मोक्ष की घटना थी वो क्या कहलाई थी, महापरिनिर्वाण। ये दोनों बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। याद कीजिएगा दोस्तों इनकी बौद्ध संगति, पहली वाली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, राजगृह। दूसरी वाली दोस्तों वैशाली, तीसरी वाली पाटलिपुत्र, चौथी वाली कुंडलवन कश्मीर। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि चाप चार कूट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। दोस्तों चाप चार कूट महोत्सव, इसका संबंध किस राज्य से है, तो हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है, मिजोरम। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर हम बात करें त्रिपुरा, त्रिपुरा का एक फेस्टिवल है खारची, खारची, खारची महोत्सव कहाँ का, ये त्रिपुरा का है, इसको आप ध्यान में रखें। मेघालय का दोस्तों बांग्ला, बांग्ला फेस्टिवल कहाँ का, ये दोस्तों मेघालय का है। और मेघालय की राजधानी कौन सी है, शिलोंग। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और यहाँ पर दोस्तों एक फेस्टिवल मनाते हैं, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। और यहीं पर दोस्तों गारो खासी जयंतियाँ, कौन सी, गारो खासी जयंतियाँ।
गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? ये मेघालय की राजधानी शिलोंग में। और आपसे सवाल अगर पूछा जाए कि ये खासी पहाड़ी के नीचे सर्वाधिक वर्षा होती है, ये बात भी आपको याद रखना है। अच्छे सवाल हैं। अगर हम बात करें असम, असम के दोस्तों 2 से 3 फेस्टिवल आपको याद रखने हैं। कौन कौन से आपको याद होगा दोस्तों? असम का बिहू फेस्टिवल। कौन सा? बिहू फेस्टिवल। अंबुबाची का मेला कौन सा मंदिर है? कामाख्या माता मंदिर। और वांचुआ फेस्टिवल ये कहाँ का? ये भी असम का ही है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज, डॉप्सन, डायोप्टर, आवृत्ति। दोस्तों आपको याद होगा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ये दोस्तों डायोप्टर होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पूछ लिया जाता है डॉप्सन, दोस्तों ये ओजोन परत की मोटाई को मापने का दोस्तों इकाई है। कौन सी? डॉप्सन है। और दोस्तों ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 17 सितंबर। आपको याद होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी, परीक्षाओं में कई बार पूछे गए प्रश्न हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं उस महत्वपूर्ण उपहार को लेकर जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों यकीन मानिए इसके बाद आपको कहीं से स्टैटिक जीके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही बड़ी नॉलेज मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 स्क्रीनशॉट आपके सामने लगाए हुए हैं। दोस्तों एसएससी जीके जीएस के नोट्स, यानी कि दोस्तों आपको टॉपिक वाइज मिलने वाला यहाँ पर है। आप अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, आप अगर ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, साइंस पढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, या दोस्तों स्टैटिक जीके जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जा रही है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि स्टैटिक जीके का पोर्शन कितना बड़ा होता है। इसको दोस्तों पूरा पढ़ पाना किसी के लिए संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों आपने एसएससी के कई सारे एग्जाम दिए होंगे और आपने ये बात दोस्तों नोटिस की होगी कि सवाल कहां से बनता है आपकी परीक्षा के अंदर है। और दोस्तों उन्हीं टॉपिक को, केवल और केवल चुनिंदा टॉपिक को दोस्तों ध्यान में रखकर ये दोस्तों आपके लिए नोट्स तैयार किए गए हैं। यहां पर दोस्तों आपको वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में दोस्तों बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट देखने को मिलेंगे। यहां पर दोस्तों 3 प्रकार के नोट्स आपके लिए तैयार किए गए हैं। एक दोस्तों केवल जीके जीएस, यहां पर दोस्तों आपका केवल जीके जीएस स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके में दोस्तों आप सब कुछ कवर कर सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, आपका एंशिएंट हिस्ट्री, और दोस्तों आपका ये दोस्तों क्लासिकल डांस, क्लासिकल नृत्य, ये सब चीजें दोस्तों यहां पर कवर की गई हैं स्टैटिक जीके के अंदर। और दोस्तों एक नोट्स आपके लिए तैयार किए गए हैं करंट अफेयर्स के नोट, यानी कि दोस्तों जनवरी से लेकर और ये जुलाई तक जितनी भी 6 महीने की करंट अफेयर है इसका दोस्तों क्वेश्चन के रूप में इसको दोस्तों फॉर्म किया गया, यानी कि दोस्तों बहुत कंसाइज रूप में ये नोट्स आपके लिए तैयार किए गए हैं। और दोस्तों आपको इसकी रेट मैं आपको बता देता हूं। इसका दोस्तों आपको परचेस अगर करना है, अगर आप केवल जीके जीएस के नोट्स लेते हैं तो दोस्तों आपको केवल और केवल 60 रुपीज़ में दोस्तों ये दिए जा रहे हैं। और दोस्तों अगर आपको दोस्तों केवल करंट अफेयर के नोट चाहिए, ये भी आपको केवल और केवल 60 रुपीज़ में दिए जा रहे हैं। कोई दोस्तों ज़्यादा प्राइस नहीं है। और दोस्तों एक सबसे बड़ी बात आपको दोस्तों याद रखना, सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये दोस्तों स्टैटिक जीके तथा करंट अफेयर का मिक्स कोर्स, यानी कि दोस्तों ये आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 6 महीने की करंट अफेयर और दोस्तों स्टैटिक जीके। आपकी जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सवाल, ऐसे सवाल होंगे जो आपकी परीक्षाओं में सीधे छपेंगे, आपके माँ बाप का सपना पूरा करेंगे, आपको सिलेक्शन दिलाने में मदद करेंगे। ऐसे नोट्स दोस्तों तैयार किए गए हैं बहुत ही कम और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। दोस्तों इसका दोस्तों प्राइस क्या है, वैसे तो 99 रुपये है। अगर आप दोस्तों इसको 15 अगस्त से पहले परचेज कर लेते हैं तो ये आपको 75 रुपये में पड़ जाएगा। आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसका जो लिंक है, मैंने दोस्तों तीनों कोर्सेज का लिंक, यानी कि दोस्तों तीनों ई नोट्स के लिंक मैंने अपने कमेंट बॉक्स में, अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको पिन करके रखा हुआ है। आप दोस्तों जाइएगा वहां से इसको परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को दोस्तों मजबूत बनाइएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि जागोई चेलोम नृत्य का संबंध किस राज्य से है। ये सब सवाल दोस्तों आपको ई नोट्स में बहुत आसानी से मिल जाएंगे, जो आपके माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे, आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों जागोई चेलोम नृत्य का संबंध किस राज्य से है, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर में मनाया जाता है जागोई चेलोम। जहां पर दोस्तों ये चेलोम वर्ड आपको दिखाई दे, आप आंसर मणिपुर लगा सकते हैं। अगर हम बात करें मेघालय, मेघालय दोस्तों अभी हमने डिस्कस कर लिया है बांग्ला फेस्टिवल, असम भी डिस्कस कर लिया, त्रिपुरा भी डिस्कस कर लिया है। दोस्तों आपको याद होगा मणिपुर। आप कमेंट करके बताएं लाई हरोवा, लाई हरोवा। ये लाई हरोवा फेस्टिवल कहाँ का फेस्टिवल है, इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। ये सवाल आपके एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल में पूछे गए सवाल हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि आलमगीर की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? जहांगीर, अकबर, बाबर, औरंगजेब। दोस्तों आपको बता दें ये आलमगीर की उपाधि किसको प्राप्त हुई थी? ये औरंगजेब को प्राप्त हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों आपको याद होगा औरंगाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? संभाजी नगर। और बाबर, इनको दोस्तों कलंदर की उपाधि प्राप्त हुई थी, कलंदर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कलंदर की उपाधि किसको प्राप्त हुई है, कलंदर की उपाधि दोस्तों प्राप्त हुई है बाबर को। ये बात आप नोट करके रखें, अच्छे सवाल हैं, आपकी परीक्षाओं में फिर से सवाल पूछे जा सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि पीआर श्रेयस का संबंध किस खेल से है? हॉकी, टेनिस, और दोस्तों दो ऑप्शन नीचे छुप गए, टेबल टेनिस, क्रिकेट। आपका ऑप्शन दोस्तों यहीं पर आपको मिल जाएगा। पीआर श्रेयस का संबंध किस दोस्तों खेल से है? ये दोस्तों हॉकी के खिलाड़ी हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें दोस्तों टेनिस, तो टेनिस से आपको 4 नाम तो रट डालने हैं। कौन कौन से? राफेल नडाल, रोजर फेडरर, कार्लोस अल्कराज, और दोस्तों कौन है एक? नोवाक जोकोविक। ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि रोजर फेडरर जिन्होंने अभी अपने खेल से संन्यास की घोषणा की है वह किस खेल के खिलाड़ी हैं? दोस्तों टेनिस के। और दोस्तों कहाँ से संबंधित है? स्विट्जरलैंड के। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आपने क्लास को लाइक ना किया हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और दोस्तों जिस बच्चे का भी एग्जाम है क्लास को जरूर शेयर कर दें। दोस्तों वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी कौन हैं? आर वेंकटरमणी, वीवीआर सुब्रमण्यम, एसएस दुबे, केवी साजी। ये चारों नाम हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम रहेंगे। दोस्तों वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी दोस्तों कौन बने हैं? तो आपको ध्यान में रखना है आर वेंकटरमणी। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों कौन सी आर्टिकल है इनका? आर्टिकल नंबर 76। और किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं? राष्ट्रपति के। किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। वीवीआर सुब्रमण्यम। आपको दोस्तों नाम याद आ रहा होगा, नीति आयोग। नीति आयोग। नीति आयोग के वर्तमान में कार्यकारी अधिकारी कौन है? सीईओ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम। अगर हम बात करें एसएस दुबे, ये दोस्तों कौन है? भारत के सीजीए। एक होता है दोस्तों कैग, सीएजी एक होता है कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और दोस्तों एक होता है सीजीए। ये दोस्तों वर्तमान में कौन है? एसएस दुबे। ये बात आप नोट कर लें। और कैग कौन है दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू। और दोस्तों कैग इनका आर्टिकल कौन सा था? 148 से 150 के अंतर्गत इनका उल्लेख किया गया, आपको याद होगा। अगर हम बात करें केवी साजी की, तो केवी साजी कौन है? वर्तमान समय में नाबार्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों आपको याद होगा डेली आपकी परीक्षाओं में समाज पूछे जा रहे हैं, तो दोस्तों आप इसको बहुत अच्छे से पढ़कर जाएं, आपकी परीक्षा में आपको सवाल देखने को मिलेगा। रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बच्चे को मैंने बताया है स्वामी विवेकानंद। कब की है? 1897 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की है? आर्य समाज की। कब की है? 1875 में। और आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने क्या किया है? प्रार्थना समाज की स्थापना की है। कब की है? 1867 में। महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्होंने कौन से समाज की स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कल दोस्तों आपसे पानीपत का पहला युद्ध पूछा गया था। तैयार हो जाइए महत्वपूर्ण युद्धों को लेकर। पानीपत का दोस्तों तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। अब दोस्तों किसके बीच में हुआ था? ये महत्वपूर्ण है। मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली। मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली, इनके बीच में दोस्तों हुआ था कौन सा? पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का दोस्तों पहला युद्ध 1526 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर तथा इब्राहिम लोदी। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 किसके बीच में हुआ था? बैरम खान तथा हेमू। 1527 दोस्तों खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? खानवा। जल्दी से बताएं खानवा के युद्ध किसके बीच में हुआ था? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि द मोजार्ट ऑफ मद्रास किस गायक को कहते हैं? आर ए रहमान को, लता मंगेशकर को, सुब्बू लक्ष्मी को, मोहम्मद रफ़ी को। सारे सवाल आपके एमटीएस में पूछे गए सवाल हैं। द मोजार्ट ऑफ मद्रास किसको कहते हैं? तो आपको नाम याद रखना है, ए आर रहमान को कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। सुब्बा लक्ष्मी, अगर आपसे पूछ लिया जाए संगीत जगत में पहली दोस्तों गायक थी जिनको दोस्तों भारत रत्न दिया गया था, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1867, 1873 या दोस्तों आपके ऑप्शन में है 1875, 1897। हमारा ऑप्शन यहीं पर दोस्तों मौजूद है। दोस्तों सत्यशोधक समाज किसका समाज है? ये महात्मा ज्योतिबा फुले का समाज है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1873 में। ये सवाल आप याद कर लें, आपकी परीक्षा में नंबर दिलाएगा आपको। और दोस्तों सत्यशोधक समाज कहाँ का समाज है? महाराष्ट्र का। कहाँ का समाज है ये? दोस्तों महाराष्ट्र का समाज है। और ये सवाल दोस्तों किसी परीक्षा में पूछा भी गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा थी, उसमें सवाल पूछा गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों आपको याद होगा जनसंख्या, आपकी परीक्षाओं में डेली सवाल पूछे जा रहे हैं जनसंख्या से। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, सिक्किम, अंडमान निकोबार। दोस्तों आपको बता दें सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दोस्तों कहाँ का है? बिहार का है। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो आपको जवाब देना है नई दिल्ली। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो नोट्स मैंने आपको बताए हैं उन नोट्स में दोस्तों आपको केवल और केवल फैक्ट दिखाई देगा। वन लाइनर नोट्स के रूप में दोस्तों आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही अच्छा दोस्तों नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप एक बार उसको परचेज कर पढ़कर देखिए, आप यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। आपकी दोस्तों परीक्षा में, आपकी दोस्तों जो तैयारी में 4 चांद लगा देंगे वो नोट्स। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? सिंह विष्णु, अपराजित, बिंबुसार, कड़फिसस। दोस्तों आपको बता दें पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित। आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑप्शंस को लेकर। बिंबुसार दोस्तों कौन से? हर्यक वंश। अगर आपसे पूछा जाए हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबुसार। कड़फिसस, ये दोस्तों कौन से वंश के संस्थापक हैं? जल्दी से बताएं। कड़फिसस। और दोस्तों है आपको दंती दुर्ग, ये किस वंश के संस्थापक हैं? तो आपको याद होगा राष्ट्रकूट वंश। दोस्तों कटफिसस, ये दोस्तों किस वंश के संस्थापक हैं? आई होप प्रतिहार वंश। इसको आप एक बार देख लेंगे अपने आप से क्या ये सवाल सही है कि नहीं। ये दोस्तों ऑथेंटिक नहीं बता रहा हूँ मैं, दोस्तों आपको बताना, कमेंट करके बताना कि ये सवाल सही है कि नहीं। प्रतिहार वंश के संस्थापक हैं कटफिसस या किसी और वंश के संस्थापक हैं? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि जून 2022 में नीति आयोग के कार्यकारी अधिकारी कौन बने थे? सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया, यानी कि 2022 में नीति आयोग के कार्यकारी अधिकारी कौन बने थे? तो मैंने अभी आपको बताया VVR सुब्रमण्यम। आपके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर यहीं आपसे सवाल पूछ लिया था कि 2022 से पहले, जून 2022 से पहले नीति आयोग के कार्यकारी अधिकारी कौन थे, तो आपका जवाब हो जाता परमेश्वर अय्यर है। लेकिन जून 2022 के बाद अगर आपसे पूछेगा तो VVR सुब्रमण्यम। अब दोस्तों बात करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। आपको याद आ रहा होगा कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आपको नाम याद रखना है मल्लिकार्जुन खड़गे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, आपको याद होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोवा में दोस्तों थैंक्स गिविंग त्योहार का दूसरा नाम क्या है? सुकोट, तुकोट, मिकोट, चिकोट। दोस्तों आपको याद रखना ये सवाल आपके सारे के सारे एमटीएस में पूछे गए सवाल हैं। गोवा में थैंक्स गिविंग त्योहार का दूसरा नाम है सुकोट। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों गोवा की बात आई है तो गोवा से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अगर आपसे पूछा है गोवा को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 56वें संविधान संशोधन द्वारा, 56वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। कब का है? 1987 का है 56वां संविधान संशोधन। और दोस्तों आपको याद होगा गोवा को हमने पुर्तगाल से कब आज़ाद कराया था? 1961 में आज़ाद कराया था गोवा को पुर्तगाल से। और गोवा, अगर आपसे सवाल पूछा जाए गोवा किसका उपनिवेश था? पुर्तगाल का। गोवा भारत का पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? गोवा। और रेबीज मुक्त दोस्तों राज्य कौन सा है? गोवा। इसके अलावा गोवा में दोस्तों विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 40। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और इसके अलावा गोवा में दोस्तों कौन कौन से फेस्टिवल आपको याद रखना है? सिग्मो फेस्टिवल, साओ जोआओ फेस्टिवल, ये सब कहाँ से संबंधित हैं? गोवा से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्येंद्र नाथ बोस का संबंध किस क्षेत्र से है? साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, या दोस्तों ये वस्तुकार हैं या वैज्ञानिक हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है जो सत्येंद्र नाथ बोस हैं इनका संबंध है दोस्तों ये वैज्ञानिक हैं। कौन है? वैज्ञानिक। तो आपके ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और बताता हूं। वास्तुकार, इसको कहते हैं प्रित्जर अवार्ड। प्रित्जर अवार्ड दोस्तों, प्रित्जर अवार्ड दोस्तों
प्रित्जर अवार्ड दोस्तों क्या है, वास्तुकला से संबंधित है। और पुलित्जर अवार्ड, पुलित्जर अवार्ड दोस्तों ये किससे संबंधित है, ये पत्रकारिता से संबंधित है। किससे, पत्रकारिता से। तो कई बार आपसे सवाल पूछ लिया था कि कौन सा अवार्ड किससे संबंधित है। अब दोस्तों यहां से आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा दोस्तों, वास्तुकला का साहित्य, वास्तुकला का प्रित्जर अवार्ड 2022 किसको मिला था, फ्रांसिस कैरे, फ्रांसिस केरे इनको मिला था वास्तुकला का दोस्तों कौन सा, प्रित्जर अवार्ड। दोस्तों 2023 वाला किसको मिला है, लुइस कैफरली करके मिला है। किसको, लुइस कैफरली, ये दोस्तों 2023 वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, बालकृष्ण दोषी। ये नाम आप नोट करके रखना, आपकी परीक्षा में आपको नंबर देके जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों कटीले वन और झाड़ियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, पूर्वोत्तर भारत, प्रायद्वीपीय भारत। दोस्तों आपको बता दें कटीले वन और झाड़ियां किस दोस्तों क्षेत्र में पाई जाती हैं, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। तो आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों याओसंग फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है, सिक्किम, मणिपुर, तेलंगाना, केरल। तो आपके ऑप्शन में मणिपुर देके रखा था, यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछ लिया सिक्किम लोसांग फेस्टिवल, लोसांग फेस्टिवल कहाँ का है, सिक्किम का है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों तेलंगाना बथुकम्मा फेस्टिवल, बथुकम्मा फेस्टिवल, बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ का है, तेलंगाना। और तेलंगाना में दोस्तों क्या है, रमप्पा मंदिर, रमप्पा मंदिर कहाँ पर स्थित है, तेलंगाना में स्थित है। और दोस्तों भारत का 39वां विश्व धरोहर के रूप में शामिल कौन हुआ है, तेलंगाना का रमप्पा मंदिर। ये बात आप याद कर लें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झिझिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़। दोस्तों आप याद रखिएगा झिझिया नृत्य का संबंध है आपके बिहार से। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बिहार का एक और है जट जाटिन, जट जाटिन, जट जाटिन लोक नृत्य का संबंध कहाँ से, बिहार से है। छत्तीसगढ़ का पंडवानी, पंडवानी लोक नृत्य कहाँ का, छत्तीसगढ़। और पंथी, पंथी लोक नृत्य कहाँ का, ये भी छत्तीसगढ़ का है। उत्तराखंड का दोस्तों कौन सा है, झोला, उत्तराखंड का कौन सा है, झोला। और दोस्तों कौन सा है, हरेला, झोला और हरेला कहाँ के, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश का दोस्तों कजरी हो गया, नौटंकी हो गया, चरकुला हो गया, ये सब के सब कहाँ के, उत्तर प्रदेश। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला और अंतिम सवाल है, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, सॉरी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। दोस्तों आपको याद होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित आर्टिकल मैंने कई बार बताया है, आर्टिकल नंबर 51 आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। और 51A में क्या है, मौलिक अधिकार, सॉरी दोस्तों मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं, तो आपको याद होगा ये दोस्तों रूस के संविधान से लिए गए हैं। आर्टिकल 50 में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। ये दोस्तों कुछ सवाल थे जो आपके एसएससी एमटीएस में पूछे गए सवाल हैं। ये सारे सवाल आप नोट करते चलें। अगर आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है तो इन क्लासेस को मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों डेली की तरह हम दोस्तों एसएससी सीएचएसएल का जो एनालिसिस है वो शाम वाली क्लास में करेंगे। यानी कि दोस्तों एसएससी सीएचएसएल की पूरे दिन की शिफ्टों में जो जो सवाल पूछे जाएंगे वो सवाल मैं आपको शाम को कराने वाला हूं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ है। और यहाँ पर दोस्तों सुबह वाली क्लास में एसएससी सीएचएसएल के लिए जो सवाल बन सकते हैं आपकी आगामी परीक्षाओं में वो दोस्तों हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। दोस्तों आप सब जानते हैं कि पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट यहाँ पर बच्चे बहुत कम सवाल बता पाते हैं। दोस्तों कुछ सवाल ऑथेंटिक होते हैं, कुछ सवाल ऑथेंटिक नहीं होते हैं, फिर आप लोग कमेंट कर कहते हैं कि ये सवाल नहीं आया था। दोस्तों आपका टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए। जो भी सवाल दोस्तों ऑथेंटिक होगा वो दोस्तों शाम को आपको करा दिया जाएगा। आप अपनी केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अपना दोस्तों सिलेक्शन पर ध्यान दीजिए। और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपको आज नोट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होने वाली है। वहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली। अगर आप जीके लेते हैं, केवल जीके लेते हैं, तो आपको जितना भी स्टैटिक जीके है सब दोस्तों टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके आपको पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि आप दोस्तों क्लासिकल डांस पढ़ना चाहते हैं तो सारे क्लासिकल डांस, अगर आप दोस्तों महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट पढ़ना चाहते हैं सारे महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट, अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं सारी हिस्ट्री, अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं सारी पॉलिटी, आपको टॉपिक वाइज वहाँ पर हर चीज़ मिलने वाली है। और सेम वही दोस्तों चीज़ आपको करंट अफेयर में मिलेगी टॉपिक वाइज। यानी कि दोस्तों अगर आपको नई नियुक्ति पढ़नी है, दोस्तों तकनीकी विज्ञान का क्षेत्र पढ़ना है, या दोस्तों आपको जो भी खेल संबंधी कोई भी करंट अफेयर पढ़नी है वो दोस्तों वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगी। अगर आप दोस्तों दोनों का कंबाइन लेते हैं तो आपको दोनों ई नोट्स दोस्तों केवल और केवल 75 रुपये में दोस्तों अवेलेबल हो जाएंगी 15 अगस्त से पहले। आप दोस्तों उसको जरूर से जरूर परचेज कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है।
मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।